नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं एक टेस्ट सीरीज जिसमें 4 चैप्टर एनसीईआरटी बेस्ड है। मोशन इन वन डायमेंशन, वेक्टर, ग्रेविटेशन और थर्मोडायनेमिक्स। इन चारों चैप्टर के बहुमूल्य 33 क्वेश्चन आज आपको इस लेक्चर वीडियो में सॉल्व कराएंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरपीएससी, नीट, आईआईटी मेंस, एडवांस, साथ में 11 12, तो ये चारों चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी बेस्ड है आपके लिए बहुत ही बहुमूल्य है। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, किसी ग्रह का व्यास और द्रव्यमान पृथ्वी के व्यास और द्रव्यमान का दुगुना है। यानी किसी भी एक प्लेनेट का डायमीटर और मास जो है वो अर्थ के डायमीटर और मास का डबल है, तो ग्रह पर लोलक का आवर्त काल पृथ्वी के आवर्त काल का कितना होगा। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछ रहा है। तो दोस्तों एक चीज देखिए, आपसे पूछ रहा है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। अगर मैं आपसे कहूं कि सरल लोलक के लिए सिंपल पेंडुलम, तो सरल लोलक का जो आवर्त काल होता है T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G होता है। अब देखिए, किसी भी ग्रह पर टाइम पीरियड अगर निकालना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जरूरी है कि वहां पर ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है। तो पहले ये देखेंगे उस प्लेनेट पे अर्थ के हिसाब से ग्रेविटी कितनी होती है। तो देखिए, जी का जो फॉर्मूला हमारे पास में है, जी इज इक्वल्स टू होता है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर दो जनों की तुलना हो रही है किसी एक प्लेनेट की अर्थ के साथ में, तो ऐसे लिख सकते हैं हम, जी प्लेनेट अपॉन जी अर्थ इज इक्वल्स टू, कैपिटल जी कॉमन कट जाएगा, मास ऑफ प्लैनेट अपॉन मास ऑफ अर्थ मल्टीप्लाई, ये रिवर्स हो जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आर ई अपॉन आर पी का होल स्क्वायर। अब देखिए, जो डाटा दे रखे हैं वो रखेंगे। उस प्लेनेट का मास अर्थ के मास का डबल है और डायमीटर भी डबल है। व्यास डबल है तो रेडियस इटसेल्फ डबल होगी, तो आप कहोगे ट्वाइस ऑफ मास ऑफ अर्थ एम ई मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास में ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ होल स्क्वायर आर ई से आर ई कैंसिल, एम ई से एम ई कैंसिल, क्या बचेगा, ऊपर 2 है और नीचे स्क्वायर होके 4 आ गया, तो हम कहेंगे 2। यानी इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो आप कहोगे उस प्लेनेट पर ग्रेविटी जो है वो अर्थ की ग्रेविटी की कितनी है, हाफ है। अब आप खुद देखिए, अर्थ की ग्रेविटी जी है और उस प्लेनेट की ग्रेविटी जो है वो G/2 होगी, तो हम कहेंगे आवर्तकाल जो होगा उस प्लेनेट पर सरल लोलक का 2 पाई अंडर रूट L अपॉन, उस प्लेनेट की ग्रेविटी की जगह मैं यहां पर G/2 लिख दूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू अर्थ की ग्रेविटी की हाफ है। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास बनेगा 2 पाई अंडर रूट 2L अपॉन G। ये जो एक्स्ट्रा 2 आया इसको बाहर निकाल दो, ऐसा लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 और ब्रैकेट में हमारे पास में आएगा 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। अब ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का अर्थ की सरफेस पे, तो आप ऐसे लिख सकते हो उस ग्रह पे सरल लोलक का आवर्त काल √2 गुना ज्यादा हो जाएगा पृथ्वी पर आवर्त काल के। अब ये P लिख दिया मैंने, यहां पर P की जगह आप चाहो तो यहां पर E लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारे पास में अर्थ के मुकाबले। तो सीधा सीधा जवाब आया √2 गुना हो जाएगा। बी ऑप्शन जो दोस्तों है हमारा करेक्ट आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रखा है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के केंद्र के मध्य दूरी d है, यानी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दे रखा है, और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 टाइम्स है, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 हो जाएगा। आप लोगों को याद है मैंने कंसेप्ट बता रखा है, न्यूट्रल पॉइंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए, न्यूट्रल पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये मान लो गई पृथ्वी और ये छोटा सा हमारे पास में है चंद्रमा, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपको दे रखा है कैपिटल D। ये हो गया हमारे पास। चंद्रमा का द्रव्यमान हमने मान लिया है m और पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा का 81 गुना है, तो 81 m मान लेंगे, ये दे रखा है इसमें। आपको चाहिए न्यूट्रल पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों के कारण लगने वाली फोर्स कितनी हो जाए, 0 हो जाए। और वो किससे मांग रहा है, वो आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी होगी। तो हमने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट हमने यहां एज्यूम कर लिया, ये हो गया।
इसका डिस्टेंस मैंने x मान लिया, ये x निकालना आपको। तो दोस्तों इसकी ट्रिक बता रखी है कि जिस पिंड से आपको उदासीन बिंदु लेना है उसका द्रव्यमान ऊपर आएगा। तो दोस्तों देखिए, न्यूट्रल पॉइंट की हम बात करें, x इक्वल्स टू क्या होगा, पृथ्वी से लेना है डिस्टेंस, तो अंडर रूट मास ऑफ अर्थ 81 टाइम्स हो गया हमारे पास में, डिवाइडेड बाय नीचे हो जाएगा दोनों के द्रव्यमानों का जोड़ 81m प्लस अंडर रूट हो गया हमारे पास m, मल्टीप्लाई दोनों के बीच का डिस्टेंस जो हो गया d। तो देखो इसको बाहर निकालें, 9 अंडर रूट m अपॉन हो गया हमारे पास में 9 अंडर रूट m प्लस हो गया अंडर रूट m मल्टीप्लाई d। तो रूट m कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास बचेगा 9 अपॉन 9 प्लस 1 इंटू डी, इट विल बी 9d अपॉन 10। अब देखिए पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी होगी वो होगी हमारे पास में 9d अपॉन 10। अब 9d अपॉन 10 कौन सा है, डी ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दे रखा है, केपलर के द्वितीय नियम का परिणाम है, यानी केपलर का जो सेकंड लॉ है वो किसका रिजल्ट है। तो सबसे पहले एक चीज देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं केपलर के सेकंड लॉ की, यानी केपलर का द्वितीय नियम सेकंड लॉ, पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि केपलर का सेकंड लॉ किसके बारे में जानकारी देता है। केपलर का सेकंड लॉ जानकारी देता है क्षेत्रफल चाल के बारे में, एरियल वेलोसिटी के बारे में। तो हम कहेंगे इससे हमें क्षेत्रफल चाल के बारे में पता चलता है, जिसको कई जगह हम क्षेत्रीय चाल भी कहते हैं, इसमें क्षेत्रीय चाल, एरियल स्पीड। और यह कहा गया समान समय में सभी ग्रह जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हुए समान क्षेत्रफल तय करेंगे। और साथ में यह कहा गया क्षेत्रीय चाल जो है वो dA अपॉन dt ये कांस्टेंट रहती है, और ये कांस्टेंट वैल्यू जो है किसके बराबर होगी, L अपॉन 2m के। अब देखिए L क्या है, एंगुलर मोमेंटम, 2 क्या है, कांस्टेंट, और m है उस ग्रह का द्रव्यमान। जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करते हैं उनका मास कांस्टेंट रहता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं L अपॉन 2m इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और मेरे प्यारे बच्चों 2m को यहां शिफ्ट करो तो L इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। केपलर का जो सेकंड लॉ है प्लैनेटरी मोशन का, वो ये बताता है कि कोणीय संवेग जो होगा वो सदैव संरक्षित होगा जितने भी प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब होगा कोणीय संवेग के संरक्षण नियम। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रखा है, m द्रव्यमान की एक वस्तु पृथ्वी की सतह से 4re यानी अर्थ के रेडियस का 4 गुना हाइट पे है, जहां re पृथ्वी की त्रिज्या है, वस्तु को न्यूनतम कितनी ऊर्जा दी जाए कि वो पलायन कर जाए। तो देखिए दोस्तों फंडा कैसे लगाना है, मान लिया ये हमारे पास में हो गई पृथ्वी, और कोई भी जो पिंड है वो पृथ्वी सतह से यहां पर है इस जगह पे। अब ये जो हाइट दे रखी है आपको, ये वाली हाइट, ये h इज इक्वल्स टू हो गई 4re कह दिया, और आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हमारे पास कितना होगा re, और जितने भी डिस्टेंस लिए जाते हैं वो सेंटर से लिए जाते हैं। तो सेंटर से जो डिस्टेंस है r इज इक्वल्स टू, वो दोनों प्लस हो जाएंगे तो 5re आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि यहां पर कोई भी एक पिंड है उसको कितनी एनर्जी दी जाए कि वो पृथ्वी सतह से पलायन कर जाए। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट में बताया है कि जब कोई भी पिंड को पलायन करवाना है तो उसकी टोटल एनर्जी 0 करनी पड़ती है। इसका मतलब अगर इस पिंड को मुझे पलायन करवाना है, एस्केप करवाना है, पलायन करवाना है, टू मेक इट एस्केप, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो टोटल एनर्जी है वो 0 होनी चाहिए। और टोटल एनर्जी कैसे निकालते हैं, गतिज ऊर्जा प्लस स्थैतिज ऊर्जा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब देखिए आपसे यहां पर ये पूछ रहा है कि न्यूनतम कितनी ऊर्जा देनी होगी, तो आपको के निकालना है। इसमें के का मतलब होता है प्रदान ऊर्जा, प्रदान ऊर्जा कितनी एनर्जी दी है, और देने वाली एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव।
यू का मतलब है बंधन ऊर्जा, कितनी एनर्जी से वो पिंड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है उतनी एनर्जी दे दो तो वो फ्री हो जाएगा। तो हम कहेंगे यू का जो फॉर्मूला होता है माइनस जी, ग्रह का द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय सेंटर से कितना डिस्टेंस, सेंटर से हमारे पास में हो गया 5 RE। अब देखो बच्चों, जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उसमें स्मॉल जी दे रखा है, तो स्मॉल जी की वैल्यू फिट करनी होगी इसमें। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, जी इज इक्वल्स टू जीएम अपॉन RE²। अब आप खुद देख लीजिए, जीएम की जो वैल्यू है वो GRE² हम रख देंगे इसमें। ये जो जीएम है इसकी वैल्यू हम रख देंगे GRE का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा देखो, माइनस GRE का स्क्वायर m अपॉन बन गया 5RE। अब देखो एक RE से एक RE कट गया तो आपके पास कितना आ जाएगा, MGRE अपॉन हो गया 5 माइनस में है। अब देखो इस वैल्यू को यहां रख दो, k की वैल्यू तो हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास कितना होगा, k माइनस करके ये हो जाएगा MGRE अपॉन हो गया आपके पास में 5 इज इक्वल्स टू 0। इसको यहां शिफ्ट करो, आपका आंसर आपके सामने। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी हमें से, MGRE डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है, MGRE अपॉन 5। सी ऑप्शन जो है वो चौथे क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट पांचवें क्वेश्चन को देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट टटोलता है। क्या दे रखा है इसमें, एक द्रव्यमान, पृथ्वी को ही मान लो इसमें आप, जो पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर है वो किसी गोले के रूप में इस प्रकार से संपीड़ित किया जाए कि उसकी सतह का पलायन वेग जो है वो प्रकाश के वेग के बराबर हो जाए, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। तो सबसे पहले एक फंडा सुनिए, क्या हम किसी भी ग्रह को संपीड़ित करके या प्रसारित करके, कंप्रेस करके, एक्सपांड करके उसका पलायन वेग चेंज कर सकते हैं? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? पलायन वेग का हमारे पास में फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी √2gm अपॉन होता है आपके पास r। अब देखिए g कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट कर दिया, रेडियस की वैल्यू चेंज करोगे तो उतना क्या होगा, पलायन वेग चेंज होगा। संपीड़ित करोगे, आर कम करोगे, पलायन वेग बढ़ जाएगा, आर का मान बढ़ाओगे पलायन वेग कम करेगा। अब ये कह रहा है कि पलायन वेग जो हमारे पास में है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसी कंडीशन में आपको रेडियस कितना रखना है, आर की वैल्यू कितनी रखनी है। तो दोस्तों देखिए स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड में, क्या बनेगा, VE² इज इक्वल्स टू 2gm अपॉन हो गया आपके पास में r। r की वैल्यू निकालनी हमें, 2gm अपॉन बन जाएगा हमारे पास में VE², वैल्यू पुट कर दीजिए 2 × ये आपके पास में 6.67 × 10⁻⁻11। मास आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6 × 10⁻24 होल डिवाइडेड बाय, स्क्वायर करना है आपको, 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर नहीं, इसको डबल करेंगे तो 10 की पावर हो गया हमारे पास में 16। सबसे पहला काम पावर्स इकट्ठी कीजिए। देखिए पावर कितनी दे रखी है आपको, 10 की पावर -11, 10 की पावर 24 और ये नंबर ऊपर चला जाएगा तो -16। अब नंबर क्या बचा हमारे पास, 6 2 जा 12 हो गया, मल्टीप्लाई 6.67 अपॉन करके आया आपके पास में 9। अब देखिए सबसे पहले पावर्स को इकट्ठी करें, ये हो गया आपके पास -27, 24 -27 इट विल बी 10⁻⁻3। अब देखिए सारे आंसर मिलीमीटर में दे रखे हैं, इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो 10⁻³ मीटर यानी मिलीमीटर में आएगा। अब देखो इसको सॉल्व करें, आप काटो इसको 3 से 4 और ये बन गया 3, इसको काटो अप्रोक्सीमेटली 2.22 आ रहा हमारे पास में, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 8.88 तो मैं इसको लिख सकता हूं 8.88 mm। अब 8.88 को अप्रोक्सीमेटली यहां पर क्या लिख रहा है 9, तो आपका जवाब आएगा 9 मिलीमीटर। यानी
आप खुद दिमाग लगाइए, अगर पृथ्वी को इतना कंप्रेस किया जाए, संपीड़ित किया जाए कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो रेडियस 9 मिलीमीटर हो जाए, 9 मिलीमीटर हो जाए, यानी 10 मिलीमीटर भी नहीं, 1 सेंटीमीटर भी नहीं, 9 मिलीमीटर हो जाए, तो उस कंडीशन में पृथ्वी का पलायन वेग जो है वो प्रकाश के वेग के समान हो जाएगा। तो दोस्तों, पांचवें क्वेश्चन का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन क्या दे रखा है? एक आदमी 10 मीटर लंबी रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता हुआ 7.2 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। कई बार बच्चे को लगता है सर ऐसे अटपटे डाटा क्यों दे रखे। देखिए दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो ऑलरेडी पहले सॉल्व किए जाते हैं, ताकि कहीं डाटा जो है मिसलीड नहीं हो, बच्चे से गलत नहीं हो। तो सारी चीजें अकॉर्डिंग दे रखी है, आंसर देखना बिल्कुल प्रॉपर आंसर निकलेगा। क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि एक हमारे पास में है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी ऐसी मान लो आप, इसमें ये रेलगाड़ी हो गई, ऐसे चल रही है, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रखा है कि एक आदमी, यहां से एक आदमी दौड़ता हुआ, ट्रैक पे नहीं, ट्रैक के साइड में, विपरीत दिशा में, v इजिकल्स टू आपके पास में है 5 किलोमीटर प्रति घंटे, इस चाल से चल रहा है। रेलगाड़ी जो है उसकी स्पीड को मैं v कह देता हूं। रेलगाड़ी की लंबाई आपको दे रखी है 100 मीटर। जब बीच का डिस्टेंस नहीं दिया जाता है तो ऑलवेज लेंथ दी जाती है, लंबाई दी जाती है। अब ये कह रहा है कि जब आदमी भागता हुआ इसको पार करेगा तो पार करने में लगा समय 7.2 सेकेंड्स का है। अब आपको बताना इस रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। दोस्तों, आप लोगों को कंसेप्ट बता रखे हैं कि अगर कभी भी सवाल में दो जने दौड़ रहे हो तो हमेशा सापेक्ष चाल, रिलेटिव स्पीड जो होती है वो यूज होती है। और फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास में? सापेक्ष चाल रिलेटिव स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हो गया टी। पार करने में कितना समय लगा, ये चीज। अब सापेक्ष चाल की बात करें, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लस करेंगे, तो आप कहोगे कितना बनेगा हमारे पास में? v प्लस ये बन गया 5, यानी क्या है? v प्लस 5 हो गया, इक्वल्स टू क्या है? दूरी। दूरी कितनी है आपके पास में? 100 मीटर। मैं यूनिट के साथ लिख रहा हूं, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। टाइम कितना हमारे पास में? 7.2 सेकेंड्स। अब जरा ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट साइड में जो वैल्यूज है हमारे पास वो किलोमीटर पर आवर में है, और राइट साइड में जो वैल्यूज है वो मीटर पर सेकंड है। इम्बैलेंस है ये चीजें, या तो लेफ्ट साइड वाले को मीटर पर सेकंड में बदल दो या राइट साइड वाले को किलोमीटर पर आवर में बदलो। राइट साइड वाले को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना आसान क्यों है? क्योंकि ऑप्शन में यही मांग रहा आपसे। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं, लेफ्ट साइड में v प्लस 5, ये हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे में। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो आपको इसको 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय हमारे पास में 7.2, इट विल बी 18/5। अब सॉल्व करके v की वैल्यू निकालनी है। अब ये भी हमारे पास हो गया किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ये कटेगा 20, पॉइंट हटा, 0 लग गया। 18 से काट दो आप इसको, 18 से काटोगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 4 और ये बन गया 10। इसको इससे काट दीजिए तो ये बन गया 5। लेफ्ट साइड में हमारे पास में है v प्लस 5 और राइट साइड में आपके पास में हुआ 50। शिफ्ट करो, v इजिकल्स टू 50 में से 5 गए, आपके पास बनेगा v इजिकल्स टू 45 किलोमीटर पर आवर। यानी जो रेलगाड़ी है उसकी चाल हमारे पास में है 45 किलोमीटर पर आवर। छठे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में है डी ऑप्शन। सातवां देखिएगा, सातवें में क्या कह रखा है? एक वस्तु प्रारंभ में विराम अवस्था में है तो u की वैल्यू 0 दे दी आपको। यदि इसका त्वरण एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 18वें सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? आप लोगों को महसूस हो गया होगा यह क्वेश्चन हमारे पास में है nth सेकंड में तय दूरी। nth सेकंड में तय दूरी की बात करें तो यह होगा SNth इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2
और 2n-1 सारे डाटा दे रखे हैं, आपको आंसर निकालना है। 18वें सेकंड की बात करा तो n की वैल्यू 18th हो गई, u की वैल्यू 0 है, a आपको दे रखा 5/2, 2 इंटू 18-1, 5/2 मल्टीप्लाई 36 में से गया 35, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 175, और 175 का आधा करोगे तो आंसर दिखना चाहिए आपको, इट विल बी 87.5 मीटर। 18वें सेकंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी 87.5 एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास निकल रही है। 7वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हमारे पास में। नेक्स्ट 8वां देखिए क्या कह रखा है, एक सीधी सड़क पर एक बस जो है 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही है, एक स्कूटर वाला बस को 100 सेकंड में पकड़ना चाहता है। यदि बस स्कूटर वाले से 1 किलोमीटर की दूरी पर हो तो स्कूटर वाले को बस का पीछा किस चाल से करना होगा। फिर वही सवाल है, अगर किसी भी क्वेश्चन में दो पिंड गति कर रहे हैं तो हमेशा आपको सापेक्ष चाल यूज करनी पड़ेगी। तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायग्राम नहीं बनाऊंगा। सापेक्ष चाल का फॉर्मूला क्या होता है, सापेक्ष चाल डिवाइडेड बाय मध्य की दूरी, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिवाइडेड बाय होगा पार करने में कितना समय लगा, द टाइम टेकन टू क्रॉस द बस। तो देखिए यहां पर क्या कह रहा है, एक बस चल रही है इस चाल से, ठीक है। अब बस को एक आदमी पार करना चाहता है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जैसे ये मेरे पास में एक बस है, ये चल रही है, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल सवार अगर इसको पार करना चाहे तो इस मोटरसाइकिल की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी स्पीड v मान ली मैंने, और बस जो दे रखी है आपको वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में सापेक्ष चाल माइनस होती है, तो क्या होगा आपके पास में v-10 करोगे, 10 माइनस v नहीं, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। इनके मध्य की दूरी कितनी है, आपको दे रखी है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर को कन्वर्ट कर लो 1000 मीटर। पार करने में लगा समय कितना है, 100 सेकंड का है, 00 कैंसिल आउट, v-10 इज इक्वल्स टू 10, इसको यहां शिफ्ट करो मेरे प्यारे बच्चों, v इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास में 20 मीटर पर सेकेंड। यानी जो मोटरसाइकिल सवार है उसकी स्पीड बस की स्पीड से डबल है, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। 8वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज दे रखी है, एक वस्तु a मीटर पर सेकंड स्क्वायर के नियत त्वरण से विराम अवस्था से त्वरित होती है। तो हम साथ साथ में डायग्राम फॉर्म करते हुए चले। यहां पर कोई भी एक पिंड है, विराम अवस्था से चल रहा है, ये कह रहा है इसका त्वरण जो है वो कितना दे रखा है, a दे रखा है, त्वरित होता है तथा कुछ समय पश्चात यह b मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत दर से अवमंदित होता है। तो विराम अवस्था से चलना स्टार्ट हुआ, एसेलरेट हो रहा, त्वरित हो रहा, स्पीड बढ़ रही है, बढ़ते 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 एक पॉइंट पे आ गया, ओ से स्टार्ट हुआ था ए पे आ गया। अब जितनी स्पीड बढ़नी थी ए पे बढ़ गई। अब उसके बाद मंदन स्टार्ट होगा, ब्रेक लगाने स्टार्ट किए, मंदन जो हमारे पास में है वो कितना दे रखा है, बी है, माइनस लगा देंगे इसके आगे। अब ये कह रहा है कि अवमंदित होते हुए विराम अवस्था में आ जाता है, बी पर वापस इसकी चाल कितनी हो गई, 0। यदि व्यतीत कुल समय t है, यहां से लेकर यहां तक का जो टोटल टाइम हमारे पास में है वो कितना है, t है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा प्राप्त अधिकतम वेग होगा, यहां पर जब ये पहुंचा था तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी, क्योंकि इसके बाद इसने ब्रेक लगाने स्टार्ट कर दिए। तो सवाल आपसे पूछ रहा है इस मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू बताइए। तो देखिए हमारे सवाल को दो टुकड़ों में तोड़ा हुआ है इसने, पहला त्वरित है, दूसरा अवमंदित है। तो मैं ये कहता हूं पहले वाले टुकड़े में लिया गया समय t1, दूसरे वाले टुकड़े में लिया गया समय t2। इतना मुझे पता है कि t1 प्लस t2 की जो वैल्यू है वो मुझे सवाल में दे रखी है t की वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा काम करना है, t1 t2 की वैल्यू निकाल कर या डालो, आपका आंसर आपके सामने। तो देखिए t1 अगर मुझे निकालना है तो मुझे सिर्फ इतने से भाग पे फोकस करना पड़ेगा, ये इतना सा भाग देखिए, न्यूटन की इक्वेशन लगानी है,
u दे रखा है, v आपको निकालना है, इसमें a आपको दे रखा है और t आपको वैल्यू है, यानी u v a t कौन सी इक्वेशन में आते हैं? न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहती है v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना है? v मैक्सिमम। u कितना है? 0। त्वरण कितना है? a, और समय कितना है? t1। तो a t1 इज इक्वल्स टू हो गया v मैक्सिमम। t1 की वैल्यू मेरे पास में कितनी होगी? v मैक्सिमम अपॉन a। तो t1 की वैल्यू आ गई मेरे पास में। अब मैं t1 की वैल्यू को यहां रख सकता हूं। अब मुझे निकालनी है t2 की वैल्यू। तो t2 निकालने के लिए आपको यहां पर फोकस करना पड़ेगा, इस वाले भाग पे, जो ग्रीन कलर से बना रहा हूं मैं, इस भाग पे फोकस करेंगे। सेम चीज, प्रारंभिक चाल दे रखी है, अंतिम दे रखी है, अवमंदन माइनस में है दे रखा है, और टाइम दे रखा है t। वापस न्यूटन की हम फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v कितना है? 0। u कितना है हमारे पास में? v मैक्सिमम। प्लस करके अवमंदन है ये माइनस b, और ये हो गया t2। समझ में आ गया होगा मैंने माइनस क्यों लगाया? रिटार्डेशन जब होता है अवमंदन, उसमें त्वरण की वैल्यू माइनस में होती है। तो क्या बन जाएगा? देखो, इसको यहां शिफ्ट करें, bt2 इज इक्वल्स टू v मैक्सिमम। t2 की वैल्यू आएगी आपके पास में v मैक्सिमम अपॉन हो गया b हमारे पास में। अब मेरे प्यारे बच्चों, t1 और t2 की वैल्यू यहां डाल दो, v मैक्सिमम आ जाए। क्यों? v मैक्सिमम आपको t की फॉर्म में पूछ रहा है इसमें। तो देखो, t1 की वैल्यू हमारे पास है v मैक्सिमम अपॉन a, t2 की वैल्यू हमारे पास में है v मैक्सिमम अपॉन b इज इक्वल्स टू बना t। कॉमन निकाल लो इसमें से, v मैक्सिमम 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल्स टू t। एलसीएम लेके शिफ्ट करो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, v मैक्सिमम इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा ए बी, और ये नीचे आ जाएगा इनका प्लस a प्लस बी इंटू टी। अब v मैक्सिमम की वैल्यू आपके पास में ये है ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी, ए ऑप्शन। 9th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन है। इसको आप ग्राफिकल मेथड से भी कर सकते हो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो मैकेनिक्स का सेक्शन है, जो हमारे पास में काइनेमेटिक्स कहलाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। एक एक क्वेश्चन जो है बहुत ही बहुमूल्य है। आप ध्यान से देखें, हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कुछ फंडे छुपे हुए हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई भी एक कण जो है, उसकी गति का पथ दे रखा है, x इज इक्वल्स टू t प्लस 5 की पावर -1। ठीक है, इसके अनुसार गति करता है, x दूरी है, t समय है। तो कण का त्वरण जो है, एक्सेलरेशन, वो किसके व्युत्क्रमानुपाती समानुपाती होगा? या तो वेग या दूरी। तो पहले आपको डबल डिफरेंशिएशन करके, 2 बार अवकलन करके त्वरण तक पहुंचना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, वेग निकाले हम, तो dx अपॉन कितना होगा? dt। तो d अपॉन dt लिख दिया मैंने। ये है t प्लस 5 की पावर -1। अब देखो, अवकलन कैसे करना मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। v इज इक्वल्स टू, जो पावर है वो आगे आ जाएगी -1। हमने लिखा t प्लस 5 और पावर में से एक माइनस कर दिया, ये बन गया। और अंदर वाले नंबर का अवकलन करें, क्योंकि गुच्छे में दे रखा है, तो t का अवकलन 1 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास में। तो ये बन गया माइनस t प्लस 5 पावर -2। ठीक है, अब मुझे निकालना है इसमें क्या चीज? त्वरण। अब एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करता हूं, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन होगा dt, d अपॉन dt। वेग जो हमारे पास में है वो आ जाएगा आपके पास में माइनस टी प्लस 5 -2। अब देखो ध्यान से, माइनस बाहर चला जाएगा और सेम वैसी अवकलन होगा जैसे हमने पहले किया था। a इज इक्वल्स टू, माइनस बाहर आ गया, -2 आगे चला जाएगा, t प्लस 5 -2 -1। अब अंदर वाले का अवकलन होगा, तो t का अवकलन 1, 5 का 0, तो सेम एज इट इज रहेगा। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना 2 t प्लस 5
इसकी पावर है -3। अब हमें आंसर की तरफ फोकस करना है। तो पहले एक्सेलरेशन आया कितना आपके पास, a की वैल्यू है 2, t+5 इसकी पावर है -3। अब इसमें आपको क्या करना है, एक बार तो हम x इंट्रोड्यूस करके देख लेंगे और एक बार हम v को इंट्रोड्यूस करके देखेंगे, दोनों में से कौन फिक्स बैठता है। तो पहला मेथड में यहां पर x को इंट्रोड्यूस करके देखता हूं, दूरी को। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है a = 2, ध्यान से देखना, t+5 की पावर -3। अब t+5 जो है, देखिए t+5 की पावर -1 जो है, ये मेरे पास में क्या है, x है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखिए ये जो मेरे पास में है माइनस समेत ये वाली वैल्यू, ये x आ जाएगी आपके पास, क्योंकि t+5 की पावर -1, t+5 की पावर -1, मुझे x लिखना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा a = 2, x की पावर -3, यानी a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी जो है इसकी पावर -3 होनी चाहिए। तो बच्चा कहे दूरी की पावर -3 दे नहीं रखी, इसका मतलब दूरी के साथ जो रिलेशन दे रखा है वो नहीं बैठेगा। अब हमें वेग के साथ रिलेशन देखना पड़ेगा। तो वेग ये रहा हमारे पास में। तो देखिए मैं वापस लिख रहा हूं अब वेग के रूप में। देखिए a = कितना है आपके पास में, 2 हो गया। ध्यान से देखना इस चीज के अंदर में हम क्या क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये आएगा आपके पास में t+5 और आपके पास है -3। मुझे वेग लाने के लिए ये वैल्यू बनानी पड़ेगी, इसमें पावर -2 चाहिए। तो बच्चा के -2 तो है नहीं हमारे पास, तो मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। -2 बनाने के लिए 2 लिखा मैंने, t+5, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो मैंने लिखा -2 × 3/2। अब आप मुझे बताओ ऐसा लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, वापस 3 बन जाएगा। बच्चा बोले इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ कि ये वैल्यू मैच करके v बन जाएगी मेरे पास में। अब बच्चा गए आगे माइनस लिखा हुआ वो नहीं आपके पास, कोई बात नहीं, माइनस हम लगा देंगे इसमें। तो ये वैल्यू मेरे पास में क्या बनेगी, a = माइनस मैंने लगा दिया इसमें अपनी तरफ से, ये है 2 और ये इतनी सी वैल्यू जो है मेरे पास में वो बन जाएगी v। मैं लिखूंगा v की पावर 3/2। अब समानुपाती मांग रहा है तो कांस्टेंट हटाएंगे, तो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग जो है उसकी पावर हो गई हमारे पास में 3/2। अब वेग के रूप में ढूंढो वैल्यू है क्या, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन दे रखा है, वेग की पावर 3/2। जरूरी नहीं है कि वेग आए, दूरी भी आ सकता था, पर दूरी हमने पहले चेक करके देखी, मिसमैच हो रहा है, इसीलिए हमने वेग को किया। 10वें क्वेश्चन का सही आंसर हमारे पास बी ऑप्शन। 11वां देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वस्तु A को धरातल से v0 वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तथा एक दूसरा पिंड B ठीक उसी समय h ऊंचाई से छोड़ा जाता है। दोनों मध्य बिंदु पर h/2 ऊंचाई पर मिलते हैं, तो v0 का मान बताइए। सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं ऐसे क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन में दे क्या रखा है, ये मान लो हमारे पास में मैं डायग्राम बनाता हूं, ये आपके पास में कोई भी एक h ऊंचाई की मीनार हो गई। पहला पिंड जो A है इसे नीचे से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, यहां से ऊपर की तरफ है, तो ये आपको दे रखा है कितना, v0। और दूसरा पिंड जो है, इसको मैं A लिख देता हूं, दूसरा पिंड जो आपके पास में है B, इसे नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है, तो u बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। अब ये दोनों आपस में h/2 पे आके मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। मान लो क्रॉस करने वाला पॉइंट जो है वो h/2 है, तो इसका मतलब ऊपर वाले ने h/2 दूरी तय की, तो नीचे वाला भी तो h/2 दूरी तय करेगा, मिड पॉइंट पे आके मिले। अब बच्चा कह रहा पूछ क्या हमसे, v0 की वैल्यू। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ऊपर वाले कण के लिए और नीचे वाले कण के लिए इक्वेशन बनाएं, दोनों को मिक्स कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए मैं ऊपर वाले कण की बात करता हूं, चिन्ह परिपाटी लगानी है, आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, जहां से फेंकोगे ऊपर प्लस और नीचे क्या होगा, माइनस।
न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगाओ, u दे रखा है, g नीचे की तरफ होता है, दूरी दे रखी है और समान समय में एक साथ फेंक रहे हैं, तो इसको यहां तक आने में जितना समय लगेगा उसको यहां तक आने में समय लगेगा। इसका मतलब t समान है। ये कई बार ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जब दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है तो दोनों द्वारा लिया गया समय समान होगा। तो पहले देखिए, हम पहले के लिए बात करेंगे, बी कण के लिए न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन लगाओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो s की वैल्यू, दूरी नीचे की तरफ है, माइनस एच बाय टू, u का मान 0 है तो पहला नंबर तो 0 हो गया, प्लस हाफ g माइनस में आ जाएगा और ये हो गया टी स्क्वायर, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, h इज इक्वल्स टू बना हमारे पास में जी टी स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन बन गई। यहां से जो वैल्यू निकालनी होगी वो हम निकाल लेंगे। अब बात करेंगे बी कण के लिए, ए के लिए, ए कण के लिए सेम इक्वेशन लगानी है आपको, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखो मैं यही लिख रहा हूं, उसमें चिन्ह परिपाटी लगाओगे, इसमें ऊपर की तरफ प्लस और नीचे की तरफ क्या, माइनस। दूरी कितनी तय की, h बाई टू, ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगी प्लस में h बाई टू इज इक्वल्स टू प्रारंभिक वेग u नॉट है तो हम इसको लिखेंगे v नॉट, और t समय हो गया प्लस करके हाफ, ग्रेविटी नीचे है तो g माइनस में, और ये हो गया टी स्क्वायर। तो मैं पहले इसको ढंग से लिख देता हूं, क्या बन जाएगा मेरे पास में, h बाई टू इज इक्वल्स टू वी नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। बड़ा सिंपल सा काम है, यहां से t की वैल्यू उठा के यहां रख दो, तो क्या बन जाएगा देखो, h बाई टू इज इक्वल्स टू वी नॉट, t की वैल्यू निकालो यहां से, ये बनेगी अंडर रूट h बाई जी, इसको नीचे ले गए रूट लगा दिया, माइनस हाफ जी, ये टी स्क्वायर कह रहा है तो टी स्क्वायर एच बाई जी हो जाएगा, ये हो गया एच बाय जी। मेरे प्यारे बच्चों कैंसल आउट, एच बाई टू और एच बाई टू ये इधर चला जाएगा, तो एच बाई टू और एच बाई टू प्लस होंगे तो कितना बन जाएगा, एच इक्वल्स टू वी नॉट, अंडर रूट हो गया हमारे पास में एच अपॉन जी। एक काम करो, सिंपल सी चीज है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, वर्ग, लास्ट में रूट लगा देंगे हम इसमें, वर्ग करेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच बाय जी। एच से एक एच कट गया, जी को यहां शिफ्ट करो, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी एच, और मेरे प्यारे बच्चों वी नॉट की वैल्यू होगी हमारे पास में अंडर रूट जी एच। अब ढूंढ लो आंसर आपका, प्रारंभिक चाल जो ए पिंड की थी वो अंडर रूट जी एच है, अंडर रूट जी एच कौन सा, देखिए सेकेंड ऑप्शन, यानी 11वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन। नेक्स्ट 12वां देखिए, एक बालक 20 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष पर खड़ा है, चिंता मत करो कूदेगा नहीं वो, वह एक पत्थर गिराता है, इसका मतलब u बराबर 0 है, g इतना है तो पत्थर का पृथ्वी तल पर टकराते समय वेग कितना होगा। चिन्ह परिपाटी यूज करनी है, बस यही चेक किया जाएगा यहां पर। ये मान लो आपको कह रखा है 20 मीटर ऊंची मीनार, यहां पर एक लड़का खड़ा है, यहां से वो किसी कण को नीचे छोड़ता है, u बराबर 0, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और वैल्यू भी दे रही है कि भैया 10 ले लेना आप इसमें, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये जमीन पर टकराएगा इस समय इसकी चाल कितनी होगी। अब आप देखिएगा, चिन्ह परिपाटी यूज करनी है, जहां से छोड़ा जा रहा है ऊपर प्लस नीचे माइनस, क्या क्या दे रखा है, एस दे रखा है, यू दे रखा है, जी दे रखा है, वी निकालना है। तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन फिट बैठ रही, क्यों, समय की कोई जानकारी नहीं हमारे पास में, तो थर्ड इक्वेशन में समय यूज नहीं होता है। तो देखिए वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g's, वी नीचे की तरफ है तो माइनस वी का होल स्क्वायर, यू की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर प्लस 2, जी की वैल्यू आपके पास में हो गई नीचे की तरफ -10, और एस जो हमारे पास है नीचे की तरफ है -20।
तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आपके पास माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20, v इज इक्वल्स टू, मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया आपको दिखाने के लिए ताकि वर्गमूल निकल जाए, v इज इक्वल्स टू आया 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए आप कहोगे इसका जो त्वरण है 10 होने की वजह से इसका वेग आया हमारे पास में 20 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ढूंढ लीजिए कौन सा है। 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या कह रखा है। एक वस्तु 30 मीटर पर सेकंड के वेग से पूर्व की ओर गति कर रही है, ठीक है। 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग उत्तर की ओर 40 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो औसत त्वरण कितना होगा। आप लोगों को ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो आपको दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए, कौन सा डायरेक्शन कहां है। ये हमारे पास हो गया प्रारंभिक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। किस्मत अच्छी है इसमें डायरेक्शन नहीं पूछा है, वरना यहां सबसे ज्यादा बच्चे उलझते हैं। अब जैसा ये क्वेश्चन कह रहा है वैसा करते जाएं। इसमें 30 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर चला, ये गया यहां से, v1 इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड, ओके। 10 सेकंड के पश्चात इसका वेग उत्तर की ओर 40 हो जाता है, उत्तर की ओर v2 इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड, ओके। अब समय कितना लगा इसको, 10 सेकंड का समय लगा। सवाल आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसका औसत त्वरण कितना है। प्यारे बच्चों ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ये वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं। वेक्टर्स में आपको बताया इधर x एक्सिस है तो प्लस आई कैप, इधर माइनस x एक्सिस है तो माइनस आई कैप, इधर y एक्सिस है प्लस जे कैप, इधर माइनस y एक्सिस है तो माइनस जे कैप। क्लियर हो गई। अब हम बात करेंगे डायरेक्शन की। तो देखिए वेग की वैल्यू जो है v इज इक्वल्स टू, v1 जा रहा है j में 30 से, तो ये बन जाएगा आपके पास में 30 जे कैप। उसके बाद 40 से गया माइनस आई में, तो यहां बन जाएगा माइनस 40 आई कैप, ओके। अब आपको ये पूछ रहा है वैल्यू बतानी है त्वरण की। तो मेरे प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेग में परिवर्तन डिवाइडेड बाय समय। यहां पर मैग्नीट्यूड रखना है तो इसका परिमाण निकालो। v का जो मॉड बनेगा हमारे पास में वो बनेगा रूट में 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, ये 900 और ये 1600, 2500 बाहर निकलेगा तो हमारे पास कितना आएगा 50। तो आप लिखोगे ऊपर 50 डिवाइडेड बाय होगा 10, कट गया, आपके पास आंसर आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो त्वरण है आपके पास में वो होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 13वें क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर जो है वो डी ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या रखा है, एक स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग समय संबंध को u इज इक्वल्स टू kt से रिप्रेजेंट कर रखा है। u वेग हो गया, k कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t हो गया टाइम। 3 सेकंड में तय की गई दूरी बताइए। देखिए दोस्तों दो चीज होती है, दूरी से अगर वेग निकालना हो तो अवकलन करते हैं, और वेग से दूरी निकालनी हो तो समाकलन करेंगे। तो आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन में आपको वेग दे रखा है u इज इक्वल्स टू k इंटू टी, k की वैल्यू लास्ट में रखेंगे इसमें। अब आपको निकालना है इसमें दूरी। तो देखिए मैं आपको यह कहूंगा u इज इक्वल्स टू क्या होता है dx अपॉन dt। वेग क्या है, विस्थापन में परिवर्तन की दर, इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में kt। इसको शिफ्ट करो, dx इज इक्वल्स टू kt इंटू dt। देखो अल्प समय के लिए तय की गई दूरी अल्प हो गई, अब पूरी दूरी निकालनी है इसका समाकलन करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करेंगे हम कहां से कहां तक 3 सेकंड, 0 से लेकर 3 सेकंड तक। ये हो गया हमारे पास में kt इंटू dt, t की पावर 1 है। t के सापेक्ष समाकलन करना है। अवकलन समाकलन दोनों डिफरेंट होते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। समाकलन में पावर्स ऐड होती है, तो ये हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू k कांस्टेंट है बाहर आ गया, और t की पावर 1 का t 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1,
और ये हो गया 0 से लेकर 3 तक। तो x इज इक्वल्स टू k और ये बना हमारे पास में t स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 0 से लेकर 3 तक लिमिट भी रखेंगे, साथ में k की वैल्यू भी रखेंगे। तो क्या चीज है, x इज इक्वल्स टू 2 हो गया, ये हमारे पास में होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 की वैल्यू रखो, 0 का स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वैल्यू तो पूरी 0 हो गई, आपके पास बचेगा x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9/2 कट गया इसमें। तो x बराबर हो गया हमारे पास में 9 मीटर। 3 सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कितनी हुई, 9 मीटर। 14वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। 15वां क्वेश्चन देखिएगा। 15वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक कण की स्थिति xt ग्राफ से इस प्रकार से दर्शाई गई है के अनुसार परिवर्तित होती है, यानी दूरी जो है वो समय के साथ इस अनुसार चेंज हो रही है। आपसे कह रहा है किसी समय t पर यदि त्वरण 0 है तो वो टाइम बताइए, यानी कौन से टाइम पे इसका एक्सेलरेशन 0 होगा। तो दोस्तों आपको जो दे रखा है वो हमारे पास में है इसमें विस्थापन x इक्वल्स टू at स्क्वायर माइनस बीटी क्यूब। अब देखिए आपको त्वरण पे पहुंचना है तो x का एक बार अवकलन करोगे वेग आएगा, दूसरी बार अवकलन करोगे त्वरण आएगा। फिर क्या करना है, उस त्वरण को आपको 0 रखना है और फिर आपको t की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एक बार v निकालने के लिए dx अपॉन dt, एक बार डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो d बाई dt। अवकलन के तरीके में थ्योरी में ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, bt क्यूब। अब देखिए सबसे पहला काम, a कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t की पावर 2 का अवकलन 2 t 2 माइनस 1 माइनस b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t की पावर 3 का t 3 माइनस 1। अब देखो इक्वल्स टू कितना बन गया 2at और माइनस करके 3bt स्क्वायर हो गया। अब ये निकला हमारे पास वेग। अब निकालना आपको त्वरण, एक बार वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। तो d बाई dt लिखा और v की वैल्यू आपके सामने ये रखी हुई है 2at माइनस 3bt स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2a बाहर, t का 1 हो गया माइनस ये आगे आ जाएगा इसमें 3 2 जा 6 bt हो जाएगा। अब त्वरण आ गया मेरे पास, ये क्या कह रहा है, वो समय बताइए जब एक्सेलरेशन 0 है। अब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी 0, तो यहां पर t की वैल्यू निकालनी, इसको यहां शिफ्ट करो 2a इज इक्वल्स टू 6bt। तो t इज इक्वल्स टू कितना होगा 2a अपॉन 6b, कट गया आपस में 3, यानी आंसर आएगा a अपॉन 3b। a अपॉन 3b टाइम पर इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। आंसर ढूंढ लीजिए a अपॉन 3b। थर्ड ऑप्शन जो है सी ऑप्शन 15वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। जैसा क्वेश्चन में दे रखा है वैसा फॉलो करते जाओ, रिजल्ट तक जरूर पहुंचोगे इसमें। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देखिएगा, फिर एक इक्वेशन का है। एक कण एक सरल रेखा के अनुदिश इस प्रकार गतिशील करता है कि किसी समय t पर इसका विस्थापन इतना है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, व्यक्त किया गया है जब त्वरण 0 हो तो वह वेग होगा। पिछली बार क्या था, त्वरण 0 होने पे टाइम निकालना है, अब त्वरण 0 होने पे वेग चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन त्वरण को 0 करके t निकाल देंगे और फिर v वाली इक्वेशन में डाल के हमारा आंसर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको विस्थापन दे रखा है s इक्वल्स टू टी क्यूब माइनस 6 टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4, ये दे रखा है मीटर में है, ये m जो है ना ये अलग से मीटर में है हमारे पास। पहले वेग निकालेंगे तो ds बाय dt, एक बार लिख देता हूं मैं d बाय dt और ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 4। अब देखो अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगा 3t स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 12t, ये बन जाएगा प्लस 3 और 4 का 0 हो गया, ये वेग आ गया। ये इक्वेशन बहुत जरूरी है क्योंकि t निकाल के हम लास्ट में वैल्यू इसी में पुट करेंगे। क्लियर। अब हम निकालेंगे एक्सेलरेशन, क्यों, a 0 करके t की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहां पर। तो dv अपॉन कितना हुआ dt, वेग जो है आपके पास में ऑलरेडी है, ये वैल्यू दे रखी है, इसको यहां डाल देंगे इसमें, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर
-12t +3। अब देखिए कितना बन जाएगा ये डिफरेंशिएशन, 6t -12। अब इसको इक्वल्स टू 0 करना है, क्योंकि यहां साफ कह रहा है कि त्वरण शून्य करना है आपको। 0 करके t की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, 6t इक्वल्स टू 12। मेरे प्यारे बच्चों, t की वैल्यू आएगी 2 सेकेंड। 2 सेकेंड बाद त्वरण 0 हो जाएगा। अब इस समय का यूटिलाइजेशन करेंगे हम v की वैल्यू निकालने के लिए। तो आप खुद देख सकते हो, यहां पर मैं t की वैल्यू डाल दूंगा 2 सेकेंड, तो वेग आ जाएगा मेरे पास में एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। क्या बनेगा देखो, डायरेक्ट लिख देते, 3 2 का स्क्वायर -12 2 और प्लस करके हो गया 3, कितना बनेगा 4 4 3 जा 12 -24 प्लस बन गया 3, ये आ गया आपके पास 15 -24, ये आपके पास में आया -9 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ढूंढ लीजिए, आपको दे रखा -9। कई बार बच्चे बोलते हैं साहब ये -9 का मतलब क्या है? -9 का मतलब है कि जो डायरेक्शन है अब वो ऑपोजिट हो गई। क्यों? वेग एक सदिश राशि है, पहले यूं चल रहा था, अब इसका डायरेक्शन रिवर्ट हो गया है इसमें। तो 16वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में हुआ डी ऑप्शन। 17वां देखिएगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है? विराम अवस्था t बराबर 0 पर गतिशील कण का विस्थापन s बराबर इतने द्वारा व्यक्त किया जाता है। वह समय जिस पर कण का वेग पुनः शून्य हो जाएगा। गौर किया आपने इस बात पे? इसका वेग पुनः शून्य हो जाएगा, यानी पार्टिकल बिकम्स जीरो वेलोसिटी अगेन। इसका मतलब पहले भी वेग 0 था, वापस 0 कब होगा? 2 टाइम आएंगे आपके पास में, तो वापस की बात कर रहा तो दूसरा टाइम आपका आंसर होगा। चेक करते हैं इसमें। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? s दे रखा है इसमें, s इक्वल्स टू 6t स्क्वायर -t³। ये हो गया हमारे पास। अब ये कह रहा है कि वेग 0 कब हो जाएगा, तो पहले वेग निकालेंगे हम इसमें। v इज इक्वल्स टू आएगा ds अपॉन dt, d अपॉन dt, s की वैल्यू डाल देते हैं, 6t स्क्वायर -t³। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके पास में कितना बन जाएगा? देखो ये हो जाएगा 6 और t स्क्वायर जो है इसका बन जाएगा 2t माइनस, ये आपके पास में बन जाएगा -3t स्क्वायर। तो ये बना आपके पास में 12t -3t स्क्वायर। ठीक है, अब ये कह रहा है वेग को 0 करना। हमने कहा कर देते हैं इसमें। वेग अगर 0 करना है मुझे, तो इसी इक्वेशन को 0 के इक्वेट करना पड़ेगा, 12t -3t स्क्वायर। अब देखो t कॉमन आ रहा है, t कॉमन आ गया तो 12 -3t इज इक्वल्स टू 0। मैथमेटिक्स में पढ़ा आपने, दो नंबरों का मल्टीप्लाई अगर 0 होता है तो दोनों नंबर अलग अलग 0 होते हैं। तो एक बार t 0 होगा और 12 -3t जो है ये भी क्या होगा? 0। इसको यहां शिफ्ट करो तो t इज इक्वल्स टू आएगा 12/3, यानी हम कहेंगे हमारा आंसर कितना आया? 4 से। क्या मतलब हुआ? पहले t बराबर 0 पे वेग 0 था, अब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे वेग 0 है, यानी 4 सेकेंड बाद पुनः जो है वेग 0 हो जाएगा। तो 4 सेकेंड हमारा आंसर होगा। आपका t 2 निकले हैं, 0 पर भी था, पर ये क्या कह रहा? पुनः शून्य हो जाएगा वापस, तो 4 सेकेंड बाद वापस 0 हो गया। तो 17 का करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन। नेक्स्ट 18वें में दे रखा किसी वस्तु का वेग समीकरण। देखो इक्वेशन के खूब सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। किसी वस्तु का वेग समीकरण इतने के अनुसार निर्भर करता है, वस्तु हो रही है, थ्योरेटिकल पूछ लिया। आपने एक चीज नोट की होगी, सब में एक्सेलरेशन त्वरण की बात कर रहा है, तो पहले ए तो निकालना पड़ेगा इसमें। देखिए आप लोगों को दे क्या रखा है? आपको दे रखा v इज इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। अब त्वरण निकालना है तो dv अपॉन dt, वेग का एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो d बाई dt ये हो गया हमारे पास 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर। 20 कांस्टेंट है, 0 प्लस ये आगे आ जाएगा 0.2 इंटू टी, तो a आपके पास में आया 0.2 इंटू टी। मैं यहां लिख देता हूं a इज इक्वल्स टू 0.2 टी। इसका मतलब यह है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, त्वरण जो है वो समय पर निर्भर करेगा। अब मैं आपसे कहूं
समय पर निर्भर करेगा, इसका मतलब समय तो बढ़ता है, तो ए की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज। इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, शून्य त्वरण तो होगा नहीं होगा, एक समान रूप से मंदित भी नहीं होगा। मंदित क्यों नहीं होगा, आगे माइनस नहीं आया। एक समान त्वरित है और असमान त्वरित है। एक समान त्वरित का मतलब और एक असमान त्वरित का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपसे कहूं t इज इक्वल्स टू 0 है, ए 0 हो गया। t इज इक्वल्स टू 1 है तो a इज इक्वल्स टू कितना हुआ, हमारे पास 1 हो गया। सेम चीज, और t इज इक्वल्स टू 2 रखो तो a इज इक्वल्स टू 2 हो गया। तो गैप जो है इनका बीच का सेम है, यानी इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है, समान रूप से एक्सेलरेशन जो है वो इसका इंक्रीज हो रहा है। तो 18वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन। 19वां देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से, ये आपके आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आपको ये कह रखा है कि एक सदिश और सदिश के लंबवत है, ए और बी की वैल्यू बताइए। आप लोगों को पता है, कॉन्सेप्ट में आपको बता चुका हूं कि अगर ए वेक्टर तथा बी वेक्टर परस्पर लंबवत हों, परस्पर लंबवत हों, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों, तो प्यारे बच्चों ए परपेंडिकुलर टू बी है, इसका मतलब यह है इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 0। चला के कह रहा है कि दोनों लंबवत हैं तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, हमने कहा ठीक है। तो आप कहोगे ए आई कैप प्लस बी जे कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप इज इक्वल्स टू 0। डॉट में गुणा कैसे करते हैं, आई को आई से, जे को जे से, ये इससे गुणा होगा तो ए, ये इससे गुणा होगा तो प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। यानी ए और बी आपस में एंटी वैल्यू में होंगे, इसको यहां शिफ्ट किया। ए की वैल्यू जो होगी वही बी की वैल्यू होगी, पर ए प्लस होगा और बी माइनस होगा। पहले ऑप्शन में ऐसा मैच नहीं हो रहा है, दूसरे ऑप्शन में मैच नहीं हो रहा है, तीसरे में मैच नहीं हो रहा, चौथे में मैच हो रहा है। देखो जो ए की वैल्यू है वही बी की वैल्यू होनी चाहिए, पर माइनस में होनी चाहिए। आप इनको जोड़ के देख लो, 0 आ जाएगा। तो यानी लास्ट हमारे पास में 19वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर आपके पास में डी ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट 20वें क्वेश्चन में क्या है, यदि ए और बी बराबर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी के मध्य कोण बताइए। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बहुत बहुत सिंपल सा है। यह कह रहा है इन दोनों के बीच में कोण कितना होगा। मेरे प्यारे बच्चों कोण कैसे निकालते हैं, आप लोगों को पता है कि अगर P और Q दो वेक्टर है मेरे पास में, इनके मध्य का मुझे कोण निकालना है, तो वेक्टर्स में ऑलरेडी आपको बता रखा है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू P डॉट Q अपॉन P का मॉड और Q का मॉड, ये फंडा बता रखा है। अब आप खुद देख लो, a प्लस बी और a माइनस बी इनके मध्य का कोण, तो आप कैसे लिखोगे इसको, ऐसे करोगे a प्लस बी डॉट a माइनस बी, ये हो गया हमारे पास में। आराम से देखना इस चीज, होल डिवाइडेड बाय, नीचे आ जाएगा हमारे पास में a प्लस बी का मॉड हो गया, और दूसरा a माइनस बी जो है इसका मॉड लेंगे हम इसमें, ठीक है। अब डॉट मल्टीप्लाई करना बड़ा सिंपल सा है, a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर, a को b से किया माइनस a डॉट b या ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं इसमें। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मैं आपको चीज बता रहा हूं बेसिक, b को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा आपके पास में प्लस ए बी कॉस थीटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर। बच्चा बोले नीचे वाली वैल्यू क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि मुझे पता है चीज कैसे बनेगी। देखो आपको कह रहा है ए और बी सेम है, ए और बी सेम है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया। जब ए और बी सेम है तो ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। जब आपके पास में ऊपर का नंबर 0 आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अब दिमाग लगाओ, कॉस थीटा 0 कितने डिग्री पर होता है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 जो होती है वो आपके पास में 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं ये दोनों जो वैल्यूज है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनका डॉट कितना आया, 0 आया। 20वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन है। 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है, यदि दो एकांक सदिशों का योगफल एक एकांक सदिश है
दो यूनिट वेक्टर हैं, उनको प्लस करोगे तो भी आंसर यूनिट वेक्टर आएगा, मान ली बात। तो उनके अंतर का परिमाण कितना होगा, वैल्यू कितनी होगी। इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको दे क्या रखा है, मान लिया हमने दो यूनिट वेक्टर मान लिए P और Q, तो ये कह रखा है कि P जो है और Q जो है इनकी वैल्यू हमारे पास में R के बराबर होगी। मान लिया ये तीनों क्या हमारे पास इकाई सदिश है, यानी इन तीनों का मॉडुलस 1 होगा। ये ऐसा कह रखा है कि P जो है इसका मॉड, Q का मॉड और R का मॉड जो है वो 1 होगा। क्यों, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, ठीक है। फिर ये कह रखा है इनका जो योग है वो आपके पास एक एकांक सदिश है, डिफरेंस बताना है। तो आप लोगों को पता है कि जब योग दे रखा है तो यहां से कोई ना कोई एक वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें, और फिर पूछ रहा अंतर, P माइनस Q की वैल्यू पूछ रहा है। तो मैं इसको दो पार्ट्स के अंदर में स्प्लिट करता हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज मुझे निकालना क्या है, मुझे ये पूछ रहा है कि भैया P माइनस Q जो है इसकी वैल्यू बताइए, ठीक है। तो पहले मैं एक काम करता हूं, अब P माइनस Q की वैल्यू कैसे बताएंगे, तो P माइनस Q का स्क्वायर कर देता हूं मैं एक बार। तो क्या बनता है मेरे पास में, देखिएगा। तो मैंने एक चीज कही, P माइनस Q जो है मेरे पास में, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P माइनस Q, P माइनस Q लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज लिखिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड वर्क कर दिया मैंने। तो क्या बन जाएगा, P माइनस Q का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको थ्योरी में क्लियर बता रखा है कि वेक्टर का स्क्वायर होता है मतलब उसी वेक्टर को खुद से डॉट मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो हमारे पास में यह है कि P माइनस Q को डॉट किया हमने किससे, P माइनस Q से। तो क्या बन जाएगा, P को P से मल्टीप्लाई किया P स्क्वायर, P को Q से किया माइनस पी क्यू कॉस थीटा, Q को P से किया माइनस पी क्यू कॉस थीटा, नीचे लिख देता हूं मैं प्लस Q स्क्वायर हो गया। अब आप खुद देखो, P और Q यूनिट वेक्टर हैं तो इनकी वैल्यूज 1 होगी, P स्क्वायर है तो 1 हो जाएगा हमारे पास में, माइनस, आराम से देखिएगा, P और Q की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, साथ में है कॉस थीटा, माइनस P और Q की वैल्यू 1 है तो ये बन जाएगा कॉस थीटा, प्लस करके 1 हो गया। क्या बना हमारे पास में, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, ये बन गया। अब बच्चा कहे सर वैल्यू अटक गई हमारे पास, कॉस थीटा की जब तक वैल्यू नहीं आएगी तब तक हमारा आंसर नहीं आएगा। अब आपको कॉस थीटा निकालने के लिए जो दे रखा है वहां को यूज करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं, देखो आपको यह कह रखा है कि P प्लस Q की जो वैल्यू है वो आपके पास में है R, ठीक है। अब सेम तरीके से P और Q जो है उसका स्क्वायर करके हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि है तो वेक्टर सेम, भले ही डिफरेंस करो भले ही जोड़ो, एंगल तो सेम ही आएगा दोनों का। तो क्या बनेगा, स्क्वायर करेंगे तो P प्लस Q इसका जो स्क्वायर है वो आपके पास में कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये वैल्यू R के बराबर है। तो हम एक छोटा सा काम कर देंगे, यहां से वैल्यू स्क्वायर निकाल देंगे। तो आप कहोगे P प्लस Q, इसको डॉट किया हमने P प्लस Q से, आगे की कहानी सेम है। क्या बन जाएगा, P स्क्वायर प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं Q स्क्वायर प्लस सेम 2PQ कॉस थीटा। अब देखो P प्लस Q की वैल्यू जो है वो R के बराबर है, और R क्या है हमारे पास, इकाई सदिश है। और इकाई सदिश यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका प्लस जो है, जिसका मॉडुलस 1 होगा। इसका मतलब इसका जो मॉडुलस है वो भी 1 होगा मेरे पास, तो 1 लिख देता हूं इसमें। P खुद एक इकाई सदिश है, तो आपके पास में 1 प्लस 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 1 हो गया कॉस थीटा, क्लियर। 1 प्लस 1 2 इधर आ जाएगा हमारे पास में, 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, ओके। माइनस 1 2 नीचे ले जाओ इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू दिए हुए आंकड़े से मैंने निकाल दी और मैंने यहां डाल दिया, देखते हैं मेरा क्या आंसर आता है। इस वैल्यू को शिफ्ट करेंगे यहां पर, तो लेफ्ट में क्या चल रहा है आपके पास, P माइनस Q का स्क्वायर चल रहा है इक्वल्स टू 2 माइनस 2 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू है -1/2,
मेरे प्यारे बच्चों 2 से 2 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 3 आएगा। स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए तो हटा देंगे स्क्वायर को, तो मैं यहां लिख देता हूं, ये बन जाएगा मेरे पास में p माइनस क्यू इज इक्वल्स टू रूट में 3। क्वेश्चन लेंदी जरूर है पर डिफिकल्ट नहीं है। एक आंकड़ा दे रखा है, उससे थीटा निकालना है और दूसरे में पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा रूट 3। 21 क्वेश्चन का सही आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, ए बी सी 3 वेक्टर हैं, इनकी वैल्यूज दे रखी है, ए की, बी की और सी की। यदि a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी है तो a और b के मध्य कोण निकालिए। अभी जैसे किया सेम वैसे ही। आप लोगों को चीज क्या दे रखी है, आपको क्या रखा है कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू हमारे पास में कितना है, c है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वर्ग कर दो दोनों साइड, क्या हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर कैसे किया जाता, खुद को खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो आप कहोगे a प्लस बी जो है इसको डॉट करेंगे हम a प्लस बी से इज इक्वल्स टू, तो राइट साइड में भी c को c से डॉट किया हमने, ये बना हमारे पास में a स्क्वायर प्लस ए बी कॉस थीटा प्लस b को a से करेंगे तो सेम बी ए कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हुआ, सी स्क्वायर। अब देखो ये दोनों कॉस थीटा सेम है, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर। मुझे कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इन सबको यहां शिफ्ट करो, तो आपके पास आ जाएगा 2ab कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मेरे प्यारे बच्चों सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ab। ये वैसे देखा जाए तो मैथमेटिक्स में फॉर्मूला भी है 11वीं क्लास में, तो मैंने आपको पूरा तरीके से बता दिया। अब एबीसी की वैल्यू डाल दो, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 12 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab, तो 2 इंटू ए है 12 इंटू 5। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 169 माइनस 144 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 12 पंजे 60 120। देखो बड़ी विचित्र घटना है, ऊपर जीरो आ गया, नीचे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कॉस थीटा की वैल्यू जीरो जो होती है वो 90 डिग्री पर होती है, और 90 को हम लिखते हैं पाई बाय 2। तो आप कहोगे ए और बी के मध्य जो एंगल है वो हमारे पास में कितना है, पाई बाय 2। देखो दोस्तों यहां पर आपसे ए और सी के बीच का भी एंगल पूछ सकता है, तो सी को यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, बी को यहां लाना पड़ेगा। बी और सी के बीच पूछे तो सी को बी के पास लाना पड़ेगा, ए को यहां। जिन दोनों के मध्य एंगल पूछता है वो दोनों पास पास में होने चाहिए ताकि मल्टीप्लाई करके कॉस थीटा की वैल्यू आ सके। तो 22वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास में है सी ऑप्शन। 23 क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट क्वेश्चन, परंतु थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे आपको। दो वेक्टर्स दे रखे हैं, इनके मध्य कोण चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल निकालने का जो फॉर्मूला बनता है P डॉट क्यू अपॉन P का मॉड और Q का मॉड, ये फॉर्मूला बनता है। पहला P मान लो, दूसरा Q मान लो, तो इक्वल्स टू करके देखो, ऊपर बन जाएगा 6i प्लस 6j माइनस 3k डॉट, दूसरा बन जाएगा 7i प्लस 4j और ये बन गया 4k हमारे पास में, होल डिवाइडेड बाय मॉड निकाल देंगे इसका 36 प्लस 36 प्लस 9, प्लस करना माइनस नहीं लगाना इसमें, दूसरा रूट में 49 प्लस 16 प्लस 16। तो cos थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए 6 को 7 से किया 42, 6 को 4 से किया 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया -12 डिवाइडेड बाय रूट में कितना बन रहा है 36 36 72 प्लस 9 81, दूसरा 16 16 32। अब 32 को हम 49 से जोड़ेंगे
तो 70 81 आ गया हमारे पास में। तो नीचे देखिए 81 इंटू 81, तो 81 ही रहेगा, स्क्वायर होगा हमारे पास में। तो नीचे तो हो गया आपके पास में 81। ऊपर देखते हैं कितना आता है। ये हो गया आपके पास 12, माइनस करो इसमें से 12 आ गया। ये बनेगा हमारे पास में लगभग 54। अब किसी से कट रहा है, बच्चा कहे सर एक काम करते हैं 6 9 जा 54, 9 से काट रहे हैं इसमें हम, तो ये बन गया हमारे पास 6, यहां बन गया 9। फिर आप 3 से काटो तो ये आपके पास में बन गया 2 और ये बन गया 3। वैसे देखा जाए तो कॉस थीटा की वैल्यू आई हमारे पास में 2/3, और लिखना चाहूं तो थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 2/3। अब पहले देखेंगे ये आंसर है भी कि नहीं है। कॉस इनवर्स 2/3 आंसर नहीं है हमारे पास, तो कॉस वाले दोनों मामले ये तो फेल हो गए हमारे। अब इसका मतलब साइन में बच्चा क्या करता, ब्लेम करता, अरे सवाल गलत है। सवाल गलत नहीं, थोड़ा सा पैटर्न बड़ा है, कॉस में एडजस्ट नहीं हो रही, साइन में देखते हैं। 10वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैं एक सिंपल सा काम करूंगा, कॉस थीटा की वैल्यू को स्क्वायर करके वहां लिखूंगा। 1 माइनस 4/9 हुआ, एलसीएम ले डालो 9, 9 में से 4 गया 5/9। ये वैल्यू तो है साइन स्क्वायर थीटा की 5/9। साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो साइन थीटा के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, रूट में 5 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। तो थीटा इज इक्वल्स टू बन जाएगा साइन इनवर्स √5/3। अब ये आंसर ढूंढो, कॉस में एडजस्ट होता तो ये, साइन में साइन इनवर्स √5/3। देखो मैच कर गई। तो क्वेश्चन को ब्लेम नहीं देना है कि साहब क्वेश्चन गलत है, थोड़े एफर्ट्स बढ़ाने हैं। 23वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन 24 में क्या दे रखा है, सदिश का सदिश के अनुदिश घटक क्या होगा। देखिए मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता रहा हूं, ये क्वेश्चन जो होते हैं वो प्रोजेक्शन के क्वेश्चन होते हैं। आपसे पूछ रहा है किसी भी एक सदिश का दूसरे सदिश के अलोंग कंपोनेंट बनाना है। बच्चा बोलते हैं सर इस चीज को क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा। मान लो जैसे मैं आपसे कहूं एक मेरे पास में है एक सदिश और दूसरा है मेरे पास बी सदिश। अब मुझे ए का बी के ऊपर में कोई घटक निकालना है, तो इसको हम कहते हैं एक तरह से ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना है इसमें, यानी प्रोजेक्शन जो होता है वो निकालना है। अब कैसे निकालते हैं ये ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में दो चीजें दे रखी है, पहला आपके पास में है ए और दूसरा वेक्टर बी मान लेता हूं मैं इसमें। ए वेक्टर मेरे पास में 3i कैप प्लस 4j कैप, और बी वेक्टर मेरे पास में जो है ये मेरे पास में है i कैप प्लस j कैप। अब देखो ए का बी के अनुदिश घटक निकालना है, तो इसका तरीका क्या होता है मैं आपको पूरी चीज बता देता हूं। तो एक तरह से मुझे क्या निकालना है, ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप निकालना है, और वो भी सदिश रूप में निकालना, क्योंकि चारों आंसर आपको वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, पर प्रक्षेप सदिश रूप में, सदिश रूप में। तो क्या बनेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है, ये बनेगा हमारे पास में ए डॉट बी अपॉन बी का मॉड और साथ में बी जो आपके पास में उसका यूनिट वेक्टर। हाँ अगर मैग्नीट्यूड पूछता, परिमाण पूछता तो हम इसको हटा देते हैं। अब वो होता अदिश रूप में, सदिश रूप में पूछ रहा है तो ये, क्योंकि आंसर चारों जो है वो सदिश रूप में दे रखे हैं। अब देखिए ए डॉट बी की बात करें, ए हमारे पास में है 3i प्लस 4j, बी आपके पास में है i प्लस j होल डिवाइडेड बाय, बी का मॉड लेना है रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बी का जो इकाई सदिश निकालना है, अब इकाई सदिश कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता है कि बी का वेक्टर डिवाइडेड बाय बी का मॉड, ऐसे निकालना है इसमें, ठीक है। तो ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय और √2। अब देखो इसको सॉल्व करें, बी वेक्टर की वैल्यू आपके पास में है i प्लस j, और मॉड निकालोगे बी का तो रूट में 1 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा देखो 3 प्लस 4 7 बन गया,
डिवाइड √2 इंटू √2 2 बन गया और आपके पास आया I प्लस जे। ये आपके पास में आंसर हुआ इसका प्रक्षेप सदिश रूप में। तो 7/2 I प्लस जे कौन सा है? 7/2 I प्लस जे। यहां जे प्लस आई दे रखा, बात एक ही है, वाइस वर्सा। 24वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन। और हां दोस्तों, अगर ये पूछता कि अदिश रूप में बताइए तो हम ये नहीं करते, तो हमारा आंसर क्या होता? 7/√2 हमारा आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन 25वें में क्या दे रखा है? यदि सदिश बी एक अन्य सदिश ए के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो एस का मान बताइए। तो दोस्तों देखिए, लंबवत का मतलब आपको पता है कि अगर दो सदिश एक दूसरे के साथ लंबवत है तो उनका डॉट गुणा 0 होता है। तो हम कहेंगे बी डॉट ए की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब बी और ए का डॉट 0 करके आप एस की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या बन जाएगा ये? 5I प्लस 2J माइनस एस के डॉट करके ये आएगा आपके पास में 3I प्लस जे प्लस 2K इजिकल्स टू हुआ 0। अब देखो मल्टीप्लाई करें इसको I से, तो 5 3 जा 15, जे को जे से करें 2 आ जाएगा। ये 5 नहीं है, एस समझ लेना, -2s इजिकल्स टू 0। ये हुआ हमारे पास 17 माइनस 2s बराबर 0। तो s इजिकल्स टू हुआ 17/2। 17 का आधा आप लोगों को पता है 8.5 हमारा आंसर है। तो s की वैल्यू आ गई आपके पास 8.5, 8.5। ऑप्शन कौन सा है? डी। 25वें का करेक्ट आंसर हमारे पास डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 क्या दे रखा? डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। आपसे ये पूछा है सॉल्यूशन, ये पूछा है ए का बी पर प्रक्षेप। दो चीजें हैं इसमें। पहला मैं आपको बता रहा हूं अदिश रूप में, स्केलर फॉर्म में, अदिश रूप में, और फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सदिश रूप में, सदिश रूप में। ठीक है, तो देखो अदिश रूप की बात करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास में a cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है आपको पता अच्छी तरीके से, a डॉट बी अपॉन, ये बन जाएगा आपके पास में a b का मॉड। a से a कैंसिल आउट हो गया, a डॉट बी डिवाइडेड बाय बी का मॉड, ये बन गया। अब आपसे कह रहा सदिश रूप में, तो सेम चीज इसमें a डॉट बी जो है मेरे पास में अपॉन बी, बस इसमें क्या करना है, b जो है इसके आगे क्या लगाना है? यूनिट वेक्टर लगाना है। अब देखिए कौन सा मैच कर रहा है, a डॉट बी। बच्चा कहे सर कोई भी मैच नहीं कर रहा इस चीज के अंदर में। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो ये जो हमारे पास में इतना सा भाग है, ये इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको मैं बी कैप लिख सकता हूं। तो मेरे पास में आंसर क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास में a तो है वेक्टर और डॉट करके हो गया हमारे पास में बी कैप। तो यहां ऐसे बनेगा, a वेक्टर है b का यूनिट वेक्टर यानी डॉट में। तो 26वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास में है डी ऑप्शन, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था। नेक्स्ट सदिश, सदिश के मध्य कोण बताइए। ऑलरेडी हम एक ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, दो वेक्टर के मध्य अगर मुझे कोण निकालना तो cos थीटा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। cos थीटा इज इक्वल्स टू, जो वेक्टर दे रखे हैं उनका डॉट करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास में I प्लस जे डॉट j प्लस के, नीचे हमारे पास में आएगा इनका मॉड 1 + 1 मॉड 1 + 1। तो देखिए नीचे हो गया 1 + 1 2 रूट में, ये भी रूट में, तो 2 हो गया आपके पास। I को I से मल्टीप्लाई करें है नहीं 0, J को J से किया 1, K को K से है नहीं 0, 1/2। मेरे प्यारे बच्चों cos थीटा की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है? साइन 30 डिग्री और cos 60 डिग्री सेम वैल्यू रखते हैं। तो आप कहोगे सर cos 60 डिग्री है, cos से cos कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री यानी π/3 जो है वो आपका आंसर होगा। अब ढूंढ लो कौन सा ऑप्शन है। 27वें क्वेश्चन का डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 28वां फिर वेक्टर का है, ए वेक्टर और बी वेक्टर
कि मध्य एंगल बताइए। अब भी जस्ट हमने क्वेश्चन किया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता है ए और बी दो के बीच का एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए और बी का मॉड। वैल्यू डाल देते हैं इसमें। देखिए क्या बन जाएगा, 3i प्लस 4j प्लस 5k डॉट करके ये आ जाएगा 3i प्लस 4j माइनस 5k होल डिवाइडेड बाय ए का मॉड हो गया हमारे पास में 9 प्लस 16 प्लस 25। ये भी सेम है, 9 प्लस 16 प्लस 25। ऊपर देखो i को i से मल्टीप्लाई किया यानी 9 हो गया, j को j से किया 16 और k को k से किया माइनस 25। बड़ी विचित्र चीज देखो, नीचे हो जाएगा हमारे पास में 25 और 25 50, यानी 50 दो बार है तो 50 आ जाएगा। ऊपर देखो 9 प्लस 16 25 में से 25 गया 0। कॉस थीटा की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 0 आ रही है। कॉस थीटा 0 कितने डिग्री पर होता है, साइन 0 होता है 0 और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। तो थीटा की वैल्यू होगी आपके पास π/2, इट विल बी 90 डिग्री। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया, तो इन दोनों के मध्य जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन। 29 देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या चीज कह रहा है, एक आदर्श गैस 27 डिग्री पर रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित हो रही है, एडियाबैटिकली कंप्रेस हो रही है। यदि उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 गुना है और गामा की वैल्यू रूपांतरण गुणांक ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, तो तापमान में कितनी वृद्धि होगी। प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है, जैसा आपको फंडा बता रखा है, पहली चीज रुद्धोष्म दे रखा है, रुद्धोष्म में रिलेशन पूछ रहा है, किसके बीच में, टी तथा वी के मध्य संबंध। वी के मध्य संबंध आपको 3 रिलेशन बता चुके हैं, पी वी और टी। उसमें आपको टी और वी के बीच का रिलेशन चाहिए। क्या रिलेशन होता है, टी वी गामा -1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कांस्टेंट तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं इसको कांस्टेंट, ठीक है। अब 3 चीजें हैं आपके पास में, टी की वैल्यू और वी की वैल्यू और गामा की वैल्यू, दो अलग अलग स्थितियों के लिए। ऐसे लिखा जा सकता है T1 V1 गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 V2 गामा -1। अब देखो एक आदर्श गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर रुद्धोष्म संपीड़ित की जाती है, तो T1 की वैल्यू है 27 डिग्री पर, केल्विन में बदलना पड़ेगा 273 प्लस 27 आपके पास में आ जाएगा 300 केल्विन। मान ली बात इसमें। फिर कह रहा है कि संपीड़ित किया जाता है, उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 8/27 हो गया। मान लो प्रारंभिक आयतन मैंने V मान लिया, तो अंतिम आयतन जो है मेरे पास में वो 8/27 V हो जाएगा। आपको पहले T2 की वैल्यू निकालनी है और फिर तापांतर निकालना है कि प्रारंभिक से कितना चेंज हो गया। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या बन जाएगा 300 और ये बन गया हमारे पास V, और गामा की वैल्यू अभी नहीं रखेंगे, गामा की वैल्यू लास्ट में रखेंगे। इसमें गामा -1 इज इक्वल्स टू T2 मुझे कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू दे रखी है 8/27 V और ये हो गया गामा -1। अब इसको उठा के नीचे शिफ्ट करो तो क्या बन जाएगा 300। आगे कैलकुलेशन और कुछ नहीं है, V अपॉन 8/27 V और ये है गामा -1 इज इक्वल्स टू T2। V से V कैंसिल आउट, 27 ऊपर आ जाएगा। अब वैल्यू डाल देंगे 300, 27/8, गामा की वैल्यू है 5/3 -1 इज इक्वल्स टू हो गया T2। अब ध्यान से देखिएगा 5/3 -1 तो ये बन जाएगा 2/3, तो आप कहोगे 300 27/8 और ये बन गया 2/3 इज इक्वल्स टू T2। डायरेक्ट मैथमेटिक्स लग रही है, 1/3 लिखा हुआ है, इसका मतलब घनमूल क्यूब रूट करेंगे। 27/8 का घनमूल होगा 3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 9/4। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं T2 इज इक्वल्स टू जो मेरे पास वैल्यू है 300
इंटू 9/4। तो ये आपके पास में कितना बन जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू 2700 डिवाइडेड बाय 4 कर लो इसका। तो देखिए ये बन जाएगा हमारे पास में 6 4 जा 24, 30 बचा आपके पास में। ये बन जाएगा लगभग 7 बार, 7 बार हो गया आपके पास में, लगभग 28, 2 बच गया 20, यानी 5, 675 केल्विन। अब बच्चे को लगता है 675 केल्विन आंसर होगा, जबकि दे क्या रखा है इसमें, इसमें पूछा ताप वृद्धि कितनी होगी। कई बार बच्चे क्या करते हैं 675 डायरेक्ट कर देते हैं, जल्दबाजी में होते हैं, प्रेशर खूब होता है उनके ऊपर। आपको यहां पर यह पूछा तापमान में वृद्धि, चेंज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T1। 675 में से 300 माइनस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 375 केल्विन। तो देखो जो आपका 675 निकला उसी के जस्ट ऊपर दे रखा है 375। 29 का करेक्ट आंसर हमारे पास बी ऑप्शन है। नेक्स्ट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या पूछा आपसे, ऊष्मा अपने आप लो टेम्परेचर की वस्तु से हाई टेम्परेचर की वस्तु की ओर प्रवाहित नहीं हो सकती, ये कथन है। देखिए थर्मोडायनेमिक्स का जो सेकंड लॉ है उसका स्टेटमेंट है, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम जो है वो क्या कहता है हमें इसमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बड़ा सिंपल सी चीज है, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर इसी पे बेस्ड होते हैं। मान लो ये हमारे पास में हो गया स्रोत, सोर्स, टेम्परेचर T1, ये हो गया हमारे पास में निकास, सिंक, जिसका टेम्परेचर T2। T1 बड़ा है T2 से। अगर हाई से लो की ओर ऊष्मा को भेजना है तो यह स्वतः चली जाएगी अपने आप ही, और इसकी पुष्टि करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर अगर आपको ऊष्मा लो से हाई की ओर भेजनी है तो डायरेक्ट नहीं जाएगी, आपको एक कार्य करना पड़ेगा। बिना कार्य के ऊष्मा को आप लो से हाई की ओर नहीं भेज सकते, इसकी पुष्टि करता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसी पर बेस्ड इंस्ट्रूमेंट एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर, इनमें आपने देखा होगा कंप्रेसर जुड़ा हुआ होता है। जब तक वो कंप्रेसर वर्क कर रहा है तब तक हीट जो है वो लो से हाई की ओर जाएगी, और जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर एसी को बंद कर दीजिए, कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा, ऊष्मा हाई से लो की ओर, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास में है ए ऑप्शन। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं रिमाइंड कर रहा हूं, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, थर्मोडायनेमिक्स आपके सिलेबस में है, तो मान के चलें कार्नोट इंजन के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कार्नोट इंजन किसी ऊष्मा स्रोत से 627 डिग्री सेल्सियस पर इतनी कैलोरी ऊष्मा लेता है, ठीक है। यानी T1 की वैल्यू आपको दे रखी है 627 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे, 627 में 273 जोड़ दिया, तो ये बन गया आपके पास में 900 कैलोरी। ध्यान रखना MKS यूनिट केल्विन होती है तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कितनी ऊष्मा लेता है Q1, ये आपको दे रखी है 3 × 10⁶ कैलोरी, मान ली बात इसमें, और इसे 27 डिग्री सेल्सियस पर सिंक को दे देता है। यहां लिख देता हूं मैं, T2 की वैल्यू है 27, तो बदल देते हैं इसको, 273 जोड़ दिया, तो कितना हो गया 300 कैलोरी। आपसे कह रहा है कितना कार्य करेगा ये बता दीजिए मुझे इसमें, ठीक है। अब आपको ये कैलोरी में दे रखा है तो पहले कैलोरी में निकाल दे, लास्ट में जूल में कन्वर्ट कर देंगे इसमें। तो देखिए दक्षता के दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास में, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा, 1 - T2/T1 और एक होता है W/Q1। दोनों को कंबाइन किया क्योंकि मुझे W निकालना है इसमें। 1 - T2 की वैल्यू कितनी है 300, T1 सोर्स का टेम्परेचर 900, W निकालना है, और Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 × 10⁶, मान ली बात इसमें। अब देखो ये 900 है, मैंने 300 लिख दिया है, 900 समझ ले, ये 1 हो गया और ये 3, एलसीएम ले डालो, 3 में से 1 गया 2, 2/3 इज इक्वल्स टू W/3 × 10⁶, 3 से 3 कट गया, ये ऊपर चला जाएगा,
W इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की घात 6। ये तो कैलोरी में है, पर आपको आंसर चाहिए जूल में। एक कैलोरी में 4.18 इतने जूल होते हैं, तो आप इस हिसाब से कैलकुलेट कर लो। और राउंड ऑफ कर दूं मैं इसमें, तो 4.18 को 4.2 लिख दो। तो अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो सिंपल सी चीज है, 4.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू 10 की घात 6। आपका आंसर आएगा 8.4 इंटू 10⁻6 जूल। ढूंढ लो ऑप्शन कौन सा है, 8.4 10⁻6 जूल। 31 का करेक्ट आंसर हमारे पास में हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल है। ये आपके सामने ग्राफ दे रखा है। क्वेश्चन में क्या है, जब किसी निकाय के पथ ACB के अनुदिश, मैं इसको इस कलर से कर देता हूं, के अनुदिश चित्र अनुसार किससे जाना है, A से गए पहले C पे, A से C पे, C से गए B पे, इस रास्ते से गए हम इसमें। तो मैं लिख देता हूं, ये A है, ये C है और ये B है। इस रास्ते से अगर हम गए तो इस रास्ते पे Q का मान आपको दे रखा है 200 जूल, प्रदान की गई ऊष्मा। और जो कार्य हो रहा है इसमें, वो हमारे पास में W इज इक्वल्स टू दे दिया आपको इसमें 80 जूल, मान ली बात। यानी इस रास्ते से जब हम गए तो 200 जूल मैंने ऊष्मा दी, जिसमें से 80 जूल खर्च हो गई। आंतरिक ऊर्जा कितनी हुई, 200 में से 80 माइनस करो, 120 जूल, मान ली बात इसमें। अब वो कह रहा है अगर मैं इसको ADB से ले जाऊं, मैं इस रास्ते के अनुदिश ले जाया जाए, ठीक है, और आपसे कहा जाए Q का मान इसमें 144 जूल है, तो बताइए कितना कार्य करना पड़ेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैंने क्लियर बताया है कि आंतरिक ऊर्जा संरक्षी होती है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पर निर्भर करती है। ऊपर वाले रास्ते में भी A और B स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट थे, नीचे वाले रास्ते में भी A और B स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा दोनों की सेम होगी। तो नीचे वाले में भी आंतरिक ऊर्जा का मान जो है वो कितना होगा, 120 जूल। W निकालना है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम लगा दो इसमें। प्रथम नियम कहता है dq इज इक्वल्स टू dw प्लस du। तो dq जो हमारे पास में है वो दे रखा है 144, dw निकालना है और du की वैल्यू आपके पास 120। इसको यहां शिफ्ट करो, dw इज इक्वल्स टू 144 माइनस 120। मेरे प्यारे बच्चों, dw की वैल्यू आपके पास में आएगी 24 जूल। अब 24 जूल पकड़ लो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपके पास में करेक्ट हुआ 32वें का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन में बच्चों को हवा नहीं लगती है। पहले ध्यान से देखें दे क्या रखा है। ये क्या रखा आपके पास में, T तापमान पर एक गैसीय मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन, यहां पर हमारे पास में है ऑक्सीजन, N बराबर कितना दे रखा है, 2 मोल हो गया हमारे पास में। फिर ये कह रहा है इसको मिक्स किया मैंने किसी दूसरी गैस में। दूसरी गैस कौन सी है, आर्गन है इसमें, ठीक मान ली बात, इसमें आर्गन हो गई। आर्गन कितनी है, N बराबर हो गया आपके पास में 4 मोल। सभी कंपनों को नगण्य मानते हुए निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा बताइए। तो देखिए, आपको कुल आंतरिक ऊर्जा चाहिए तो आंतरिक ऊर्जा पहले की और आंतरिक ऊर्जा बाद की निकालनी पड़ेगी। आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को। आंतरिक ऊर्जा का फॉर्मूला होता है NCV/dt, और CV की वैल्यू जो होती है हमारे पास में वो होती है F/2 × R, और ये हो जाएगा आपके पास में dt। देखो R और dt के रूप में दे रखा है। तो पहले की बात करेंगे हम इसमें इसकी, तो N मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स, 2 है। F स्वतंत्रता की कोटि, ऑक्सीजन डायटोमिक होती है, स्वतंत्रता की कोटि 5 डिवाइडेड बाय 2, R × T लिख देता हूं मैं प्लस करके। दूसरी आर्गन है, आर्गन में नंबर ऑफ मोल्स है 4, आर्गन मोनो एटॉमिक है, स्वतंत्रता की कोटि 3/2 RT हो गया। अब देखो ये इससे कैंसिल आउट, 5RT प्लस करके ये कटा इससे 2, 6RT, तो आपके पास में आएगा 11RT। आंतरिक ऊर्जा पूछिए टोटल, तो आंतरिक ऊर्जा डिस्क्रीट होती है, जुड़ती है,
तो 11 RT हमारा आंसर है, यानी 33वें क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों डी ऑप्शन होगा हमारे पास। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें 33 इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाए। दोस्तों अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन बेल जो है इसे जरूर प्रेस करें, ताकि इससे रिलेटेड टेस्ट सीरीज से जुड़ा हुआ नेक्स्ट वीडियो जो भी हम लॉन्च करेंगे उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। आपने देखा होगा आज के इसके टेस्ट में बहुमूल्य कंसेप्ट्स हमने यूज किए हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको हमारे फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर के मोबाइल ऐप पर मिलेगी। अगर आपने हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही इसे गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करें और जिस किसी भी कोर्स की आप तैयारी कर रहे हैं उस कोर्स को परचेस करके अपने कंसेप्ट दुरुस्त कर सकते हैं। तो दोस्तों इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक धन्यवाद।